हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीजीपीएस सीएसईएफ में जो हमारा सिलेबस है उसमें मेटल्स जो है वो भी दिया हुआ है। और मेटल्स के बारे में हमको क्या पढ़ना है कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, और उनके कहने का मतलब क्या है कि उनके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है क्योंकि ये सिलेबस में है और इससे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो क्वेश्चंस आए हैं वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आपको बता दूं कि मेटल्स में है क्या क्या चीजें। तो ये देखेंगे जो मेटल्स हैं जो एक्चुअली एसईएफ के सिलेबस में है वो है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल जो है पीरियोडिक टेबल में किन पोजीशंस में होते हैं, उनका कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद आती है जनरल प्रॉपर्टीज की। जनरल प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, एटॉमिक साइज कैसी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक इनका क्या होगा प्रॉपर्टीज, है ना। फिर मिनरल्स एंड ओर्स है। मिनरल्स एंड ओर्स जिनसे इनको निकाला जाएगा वो प्रोसेस होती है मेटलर्जी, जिसको मेटलर्जिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। और उसके बाद है अलॉय। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला जो है, ये जो शुरू के दो पोर्शन है, इसको मैं मेटल्स के पार्ट 1 में अपलोड करता हूँ और बाकी के जो दो है ये पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम इन दो के बारे में बात करेंगे और पार्ट 2 में हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि पिछला जो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो रहा था, जिसकी वजह से उसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो छूट गई थी। तो वो प्रॉपर्टीज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आपको पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं इनका पोजीशंस जो है कहाँ पर होता है पीरियोडिक टेबल में, और साथ ही साथ हमने इनके एटॉमिक साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो प्रॉपर्टीज है वो हमने देखी थी। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर प्रॉपर्टीज जो है कैसे होती है। देखेंगे, ध्यान से समझेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। इसे अगर क्वेश्चन आया तो बहुत इजी है आपको उसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो इसको डिनोट करते हैं किससे, म्यू से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बीएम, बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो डिनोशन तो म्यू से होता है और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है √n×n+2 bm। यहाँ पे bm क्या चीज है, दिस इज बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन वैसे तो इसकी वैल्यू आपको पता होगी 9.2 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये जो बोर मैग्नेटॉन है इस तरीके से हम फाइंड करना है। यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n की चीज है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने बी ब्लॉक में भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, स्लाइटली उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है और वो जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। और अगर उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर जो होता है वो डायमैग्नेटिक हो जाता है और वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट की ओर। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल उन मेटल्स के बारे में जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे जनरली सभी मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कारण आपको पता है, क्योंकि क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के पीछे कारण क्या है कि इनके पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड होने के चांसेस ज्यादा है। 5 सारे इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम बात कर रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो इसके बेस पे n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैल्यू हम रखते जाएंगे तो वहां से हमको उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती जाएगी या मैग्नेटिक नंबर हमको मिल जाएगा कि ये म्यू की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली बात ये है कि अगर n की वैल्यू 1 हुई तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, तो हो जाएगा 1 × 1+2 और √, तो ये कितना हो जाएगा √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। मैं बताऊंगा कि मेटल्स का निकालते कैसे है, अभी फिर एक निकाल कर रख लेते हैं। 2 हुआ तो ये हो जाएगा 2 × 2+2 विच इज √8, √8 मतलब 2√2 और 2√2 क्या होता है 8 to 8। ये कैलकुलेटेड है, ऑब्जर्व में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनके जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट है इनसे थोड़ा सा कम, जैसे इनका 1.6 के आसपास, इनका 1.7 2.7 के आसपास ऐसा होता है। 3 × 3+2 तो ये हो जाएगा √15 और √15 की जो वैल्यू है वो लगभग होती है 3.8 के आसपास। वहीं पे 4 जो है हो जाएगा 4 × 4+2 और ये हो जाएगा 24 √24 की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए 15 है, अगर ऐसे आप देखें 4 का रूट क्या होता है 2, तो यहाँ 3 है, 4 से पहले तो 2 से कम हुआ। 3 का रूट 9 का रूट क्या होता है 3,
तो ये 3 से कम होगा ये, क्योंकि 8 है। 15 क्या कहता है 16 का रूट क्या होता है 4, तो ये 4 से कम है। वैसे ही 24 25 के पहले है, लगभग 4.8 ही होता है इसका। और 5 के अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो जाएगा 5 × 5 + 2 दैट इज √35 विच इज इक्वल टू 5.92। तो ये जो आपको मिल गया वैल्यूज। अब रही बात 5 तक ही हमने क्यों किया, 6 का आपने क्यों नहीं बताया, आप क्यों नहीं सोच रहे कि 6 का क्या होगा सर, 6 का भी बता दीजिए। तो सोचने की बात ये है कि d ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकता है, 2 अनपेयर्ड हो सकता है, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड और 5 अनपेयर्ड। एक अकेला ये है तो अनपेयर्ड 1 होगा, यहाँ ये दोनों है तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5। लेकिन जब छठवां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो क्या होगा, अब 4 अनपेयर्ड है। तो अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किसी का कॉन्फ़िगरेशन अगर d1 है तो n की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन d2 या मैं ऐसा बोलूं n की वैल्यू 1 कब होगी, तो n की वैल्यू कब होगी, जब वो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे d1 में क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक है तो अनपेयर्ड 1 होगा। वैसे 2 कब होंगे, जब d2 होगा, 3 कब होंगे, d3 होगा, 4 कब होंगे, जब d4 होगा, और 5 कब होंगे, जब d5 होगा। लेकिन तब क्या, जब d6 होगा, d6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो अनपेयर्ड कितने हो गए 4। तो मतलब d4 और d6 दोनों केसेस में अनपेयर्ड कितने होंगे 4। अगर d7 की बात करें तो 3 अनपेयर्ड है तो ये हो जाएगा d7, वैसे ही होगा d8, वैसे ही होगा d9। आप देख लीजिए 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 3 10, 6 और 4 10 और 5 और 5 10। तो ये बिल्कुल सिंपल वे है याद रखने का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सीधी सी बात है d1 d9 10 की बात है, d1 और d9 दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही होंगे। d2 d8 के अनपेयर्ड 2 होंगे, इनके अनपेयर्ड 3, इनके 4, इनके 5। तो हमारे पास अनपेयर्ड 5 ही हो सकता है d ऑर्बिटल्स या d ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, इसलिए मैंने 5 तक का ही इसको बनाया है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमको निकालना है किसी पर्टिकुलर मेटल का, वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये आप याद करके रख लेंगे तो भी बहुत सिंपल है। देख लीजिए आगे हमको क्या करना है। अब देखते हैं हमको जिस मेटल का निकालना है, सबसे पहली बात ये कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा पे बहुत मुश्किल होगा। तो देखते हैं सबसे पहले स्कैंडियम का ही निकालते हैं। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम 3+, तो इसका मुझे निकालना है। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है कि इसका मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, वैसे बहुत जल्दी हो जाता है। स्कैंडियम 3+, तो सबसे पहली बात ये कि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 है तो इसका क्या होगा S2D1। और स्कैंडियम 3+ का क्या होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा S0D0। S में भी 0 इलेक्ट्रॉन, D में भी 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास अगर हम देखें N तो है ही नहीं, N 0 है, N 0 है तो इनका म्यू भी क्या होगा 0 होगा, मतलब इनके पास कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। हम कह सकते हैं ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो दिस विल बी डायमैग्नेटिक, ठीक। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा स्कैंडियम 3+। अब मैं बात करूं सपोज टाइटेनियम 3+, तो टाइटेनियम का क्या होता है भाई 22। तो 22 का क्या होता है S2D2 है। तो टाइटेनियम 3+ का क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा D1। और D1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, और एक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है 1.732, अभी हमने निकाला B। तो इस तरीके से हमको निकालना है किसी का भी मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए एक और रैंडमली ले लेता हूँ Fe2+ या कोबाल्ट 2+ का। तो Fe2+ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe का 26 होता है तो ये होता है S2D6, यही तरीका है करने का। फिर Fe2+ है तो D6 में से इसमें से 2 निकाल दो, S से 2 चला जाएगा तो ये बन जाएगा D6। अब D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अभी मैंने लिखवाया था D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D4 और D6 का सेम होता है 4 होगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो 4 के लिए मैंने बताया था ये 4.8 आएगा। तो ये हो गया इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट। वैसे ही कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट का क्या होता है भाई 27 है तो ये होता है S2D7।
अब 2 प्लस बोल रहा है तो कोबाल्ट 2 प्लस, तो ऐसे 2 निकल गया तो डी में बचा 7 और D7 है। D7 और D3 का सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3, और 3 जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी 3.8। इस तरीके से हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आ गया तो इससे जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल देता है। जैसे पूछ देगा कि 3.8 है ना, इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट है, 4 ऑप्शन दे देंगे। अब उन ऑप्शंस में अलग अलग आयंस होंगे, उन आयंस का आपको केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल आएगा। ध्यान ये रखना है मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन में कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जितने उसमें डेसिमल के पहले जो वैल्यू लिखी हुई है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करता है ना। जैसे यहाँ पे 3.8 है तो ये 3 है और ये 3 है, 4.8 है 4 है, ये 4 है, ठीक है, 1.73 1 है 1, ये सिर्फ एक याद रखने के लिए है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए। इसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद, वो है कलर प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कलर प्रॉपर्टीज की। कलर किस तरीके से शो करते हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या इनके आयंस। वैसे आयंस ही कलर्ड होते हैं जनरली हम देखें तो आयन की बात करें कि कलर्ड क्यों होता है। सबसे पहली बात ध्यान ये रखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल होता है, ये कोई भी चीज जो होती है वो कलर क्यों शो करती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है, जिनकी एनर्जी लेवल एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो डी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और डी ऑर्बिटल होता कैसा है, इस तरीके से। इनकी डिजेनरेसी देखें तो ये डी ऑर्बिटल है जिसमें 5 इस तरीके से ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें होता है, आपको पता है क्या क्या होता है, dz², dx² y² है ना, dxy dxz एंड dyz। इस तरीके से होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। ये डिजेनरेसी नॉर्मली इस स्टेट में होते हैं। बट जब आयन बनाने की बात होती है, जब लिगेंड्स के साथ जुड़ने की बात होती है, जब कॉम्प्लेक्स बनाने की बात होती है, तो इनके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनमें क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का मतलब ये होती है 5 में से ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। 2 ग्रुप में डिवाइड होने के कारण इनका ओरिएंटेशन है, ये अलग अलग एक्सिस में पाए जाते हैं। तो जिस एक्सिस में लिगेंड जो है उसको अप्रोच करेगा, लिगेंड के साथ जहां पर होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो जिस एक्सिस में लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच नहीं करेगा उस एक्सिस की एनर्जी जो है कम हो जाती है। जैसे हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें जनरली, ये कोई भी आयन जब बन रहा है तो इन 5 में से ऑक्टाहेड्रल की आपको शेप आपको पता है कैसा होता है, ऐसा स्क्वायर प्लानर और 2 ऊपर ऐसे लगे होते हैं। तो ये एक्सिस है x² y² और ये वाली एक्सिस है dz²। तो ये दोनों की एनर्जी ज्यादा हो जाती है इस तरीके से 2 ऑर्बिटल की, और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है ऐसा। तो ये स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग का बहुत ज्यादा कुछ मैं आपको नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो dz² और dx² y² है, और ये क्या है dxz dyz और dxy। इस तरीके से ये 3 ऑर्बिटल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा, इसको D2g बोलते हैं, इसको Eg बोलते हैं। ये सब इनके टर्म्स हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में समझाने का है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो मैं जो मेन चीज बताना चाह रहा हूँ ये कि जब ये इस तरीके से स्प्लिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी डिपेंड करेगा कि कहाँ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे। तो पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि रूल क्या है आपका होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर शेल जिसमें एनर्जी कम होगी उसमें पहले ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें जाएंगे। तो अगर मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो जब इसमें एक, अच्छा इनके बीच में क्या है, क्योंकि इनकी एनर्जी अलग है तो इनके बीच में एक एनर्जी गैप है, ऐसे लिख सकता हूँ, जिसको डेल्टा O से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा T से। तो ये जो एनर्जी गैप है उसको पार करने के लिए इलेक्ट्रॉन पार करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, उस एनर्जी गैप को क्रॉस करके। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो अगर इसको लाइट की एनर्जी मिलती है, सनलाइट की एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करके यहाँ चला जाता है, ये ऐसा। तो जब ये यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ आ गया, ये जंप हो चुका है यहाँ से यहाँ। इस चीज को बोलते हैं ट्रांजिशन।
और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस d ऑर्बिटल से इस d ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका जो नाम होता है वो होता है dd ट्रांजिशन। अब आप सोचिए सनलाइट उसने एब्जॉर्ब करी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, और जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वहां गया तो बाकी की लाइट को क्या करेगा, इमिट कर देगा। तो बाकी की लाइट जो है, बाकी की मतलब पूरी लाइट को तो एब्जॉर्ब करके ये उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितनी इस एनर्जी का गैप है। इस गैप के अकॉर्डिंग इसका जितना भी एनर्जी होगा, जितनी भी इसकी वेवलेंथ होगी, वो उतना ही एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, पूरा नहीं लेगा। तो बाकी की जो एनर्जी है, अगर मैं बात करूं h न्यू माइनस डेल्टा ई, ये इमिटेड एनर्जी है, ये एनर्जी इमिट हो जाएगी क्योंकि इसमें से उसने इतना लिया और ऊपर गया, और बाकी की एनर्जी जो है इसमें से इसको माइनस कर तो वो एनर्जी बची हुई है। तो ये एनर्जी का जो भी वेवलेंथ होगा, ये इस एनर्जी की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसका जो भी कलर होगा, वो कलर हमको क्या होगा, दिखाई देगा। तो वो कलर शो करेगा, तो वही कलर हमको दिखता है। और इस एनर्जी से ही सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ रिलेटेड इस बैंड गैप से है। इनके बीच में कितनी एनर्जी है, इस एनर्जी को पार करके वो यहाँ जाएगा, जितनी डेल ई वो लेगा इसमें से, सपोज ये 100 है सपोज, और 100 में से इसको 20 चाहिए था, इसने 100 में से 20 ले लिया, तो बचा कितना, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 वेवलेंथ। तो उस वेवलेंथ की कलर हमको शो होगी, दिखेगी, और जिस कलर उसने कौन से कलर का वेवलेंथ को एब्सॉर्ब किया है, 20 वाली कलर का। तो जो कलर ये एब्सॉर्ब करते हैं वही कलर हमको नहीं दिखाई देता, हमको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। कलर को जानने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को समझने के लिए आपको एक आर्टिस्टिक कलर भी बता देता हूँ जो इसके बारे में बताया गया है। जैसे विबग्योर होता है, आइए यहाँ लिख लेना, GYOR, ये कहलाता है आर्टिस्टिक कलर व्हील्स, ये है आर्टिस्टिक कलर व्हील्स। तो आर्टिस्टिक कलर व्हील्स का मतलब क्या है कि दिस इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर कोई कंपाउंड या कोई आयन इस तरीके से ब्लू कलर को एब्सॉर्ब करेगा, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो क्या है, ऑरेंज, तो वो ऑरेंज कलर शो होगा। इसी तरीके से अगर वो ऑरेंज को एब्सॉर्ब करेगा तो वो ब्लू शो होगा। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री। आर रेड को एब्सॉर्ब करेगा तो वो ग्रीन शो होगा, ग्रीन को एब्सॉर्ब करेगा तो वो रेड शो होगा। इस तरीके से क्यों ऐसा हो रहा है, यही इनके कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 20 का 80 हुआ, 30 का 70 होगा, ठीक उसी तरीके से जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एब्सॉर्ब करके ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर जाएंगे तो इसको कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन होगी तो बची एनर्जी वो इमिट कर देगा, तो जो इमिट करेगा वो हमारे आंखों तक पहुंचेगी, उसकी जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, जो कलर होगी, वो कलर हमको दिखाई देगा। तो ये पैटर्न है, ये तरीका है किसका, इस तरीके से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। इनका कलर बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होता है पी ब्लॉक की तुलना में। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है, और सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना एक तरीके से लैपोर्टे फॉरबिडन कहलाता है। फॉरबिडन मतलब वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, ऐसा ट्रांजिशन, बट यहाँ हो रहा है और कलर भी शो होता है, इसलिए इनका कलर इंटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इंटेंस कलर के लिए जैसे कि हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर वगैरह की बात करेंगे, बट वो सिलेबस में है नहीं तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो ये इस तरीके से कलर शो करते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसमें मेन बात क्या है कि ये कलर कब कब शो करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं D1 की। अच्छा, सबसे पहले D0 की। अगर D ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये ट्रांजिशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब ट्रांजिशन नहीं होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो इमिट भी नहीं होगी, और इमिट भी नहीं होगी तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा उसका कलर शो। तो D0 जो होगा वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऐसा, तो आप सोचो सभी भरे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कहां? जगह ही नहीं। तो जब ऊपर जा नहीं सकता तो भी ये कलरलेस होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, दो चीजें D0 और D10 जो है ऑलवेज क्या होंगे? कलरलेस। और कोई भी कलरलेस हो सकता है बट वो दूसरे रीजन से होगा, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि ये दोनों हमेशा इस रीजन से कलरलेस होंगे। बाकी अगर हम बात करें D1 से लेकर D9 तक, ये क्या होंगे? कलर्ड होंगे। ठीक है, D1 से लेकर D9 तक जो होंगे ये होंगे कलर्ड। इनमें रंगीन आयन बनाने की क्षमता होगी, रंगीन आयन होंगे, कलर्ड आयन होंगे। तो हमको यही पूछा जाता है कि क्वेश्चन में
कि इनमें से कौन है जो कलर्ड होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको मिटा के। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, विच आयन इज कलरलेस। अब इनमें से आपको बताना है, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। टाइटेनियम 2+, है ना, और क्या बोलते हैं स्कैंडियम 3+, ठीक है, क्रोमियम 3+, और आपको मैंने दे दिया आयरन 2+। इसमें बोल रहा है विच आयन इज कलरलेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल। सबसे पहले देखेंगे टाइटेनियम 2+। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, टाइटेनियम 22 होता है तो S2D2 होता है, तो 2 निकल गए तो बचा ये D2, ठीक है। स्कैंडियम का क्या होता है S2D1, तो मतलब आप समझ गए ना, ये भी मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बताया था कैसे करना है। तो ये हो जाएगा D0। ये कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, अच्छा आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ निकालते कैसे हैं। टाइटेनियम का निकालना है, तो टाइटेनियम का वो पिछले वीडियो में था, तो इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि टाइटेनियम का क्या होता है 22 एटॉमिक नंबर है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S2D2। तो टाइटेनियम 2+ का क्या होगा, 2 आप S से निकाल दो, हमेशा S से पहले इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये बनेगा D2। इसी तरीके से अगर आप स्कैंडियम की बात करेंगे, तो स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो ये होता है S2D1। तो यहाँ पर स्कैंडियम 3+ है, तो 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो D में आ जाएगा 0, तो ये D2 हुआ, ये D0 हुआ। क्रोमियम में कितने होते हैं, क्रोमियम का होता है S1D5, ठीक है। तो D5 वाला है, 3 निकाल दो इसमें से, तो 1 यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये बन जाएगा D3, तो इसका आ जाएगा D3। उसी तरीके से इसका आ जाएगा कितना D6। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अभी मैंने बताया था कि D1 से लेके जो D9 तक होते हैं वो कलर्ड होते हैं, D0 D10 जो है कलरलेस। आप देखो D0 कौन है, स्कैंडियम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनका आंसर करना है। रही बात इनका कलर होगा कौन सा, तो वो कलर क्या होगा वो मैं भी आपको बता दूंगा यहाँ पर लिख के। तो कलर आपको याद करना पड़ेगा कि किसका कौन सा कलर है, उसका एक तरीका है, मैं बता दूंगा कैसे याद करना है। ये तो बात हो गई कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान ये रखना है आपको हमेशा कि ये जो हम निकालते हैं क्या, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो आप जरूर देखिए। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, फिर उनके जो आयन दिए गए हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करना। हमेशा याद रखना s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले निकालना है और d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाद में निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इनकी कलर प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक मोमेंट से भी क्वेश्चन अगर हम देखें किस टाइप से आएगा, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। अगर आपको पूछा जाए कि सपोज मैंने दे दिया Fe2+, है ना, Mn3, या पूछ दिया कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+, Fe2+ या Fe3+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर दे दूं सपोज 1.7 है ना, 2.8, फिर आ जाएगा 3.8, और ये आ जाएगा क्या बोलते हैं सी में आ जाएगा सपोज 5.9। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, Fe3+ में Fe का हमको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। Fe का सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 है, तो ये S में आएगा S2, ये D में आएगा D6। फिर आ गया Fe3+, 3 निकालना है, तो इससे 2 गायब कर दो और D में से 1, तो बच गया D में 5। D में 5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 5 वाला ही रहेगा। मैंने बताया था डेसिमल से पहले, देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ये 5 वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट या कलर प्रॉपर्टीज हमको निकालनी है, ठीक है। तो यही तरीका है इनको पढ़ने का। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में कि कैसे इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके मिनरल्स ओर से, और ओर से फाइंड करने के बाद कैसे हम उसको उसके जो क्वेश्चन हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये तो इनके क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा बाद में। और आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है।